कोई केमिकल रिएक्शन है, ए मोल ए है और ये पी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, प्रोडक्ट उत्पाद बना रहा है, यानी अभिकारक ए मोल है और ये मोल जो भी हो सकता है वो ए से हमसे नहीं मतलब है, क्योंकि ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। और इसका दर समीकरण अगर हम लिखें रेट ला, तो देखिए यहाँ लिखेंगे रेट ला दर समीकरण क्या होगा प्रथम कोड के अभिक्रिया का, ये माइनस कंसंट्रेशन ऑफ डी ए अपॉन डी टी होगा। और ये जो अगर प्रोपोर्शनल होगा अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा, तो इसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलेंगे। दिस इज वन नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये प्रथम कोड की अभिक्रिया कहलाएगी। फर्स्ट ऑर्डर ये रिएक्शन होंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस प्रथम कोड की अभिक्रिया होगी। तो प्रथम घात होगा, फर्स्ट पावर होगा किसके, ये अभिकारक है, यहाँ हम पुनः लिख दे रहे हैं, आप सभी लोग वेल नोन हैं। रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और उधर प्रोडक्ट उत्पाद है, यहाँ उत्पाद बन रहा है। तो जो अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रथम कोड की अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर प्रथम घात के अभिकारक के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे हम प्रथम कोड की अभिक्रिया कहते हैं। जब भी आपको निकालना होगा तो रेट ला यानी दर समीकरण, दर जो नियम है उसको लिखेंगे और इस तरह की परिस्थिति में लेकर के आएंगे। अगर इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें तो देखिए क्या होगा, तो दैट इज कॉल्ड डी ए अपॉन डी टी। ये देखिए माइनस हमने इसलिए लगा रखा है कि आपको पहले मैं बताया कि इसकी सांद्रता समय के साथ घटती है, और ये आपका रेट ला हो गया, दैट इज के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और के आप जान रहे हैं क्या, के इज नोन एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। दर नियतांक है या वेग स्थिरांक है, कांस्टेंट। ये स्थिति है आपकी जो प्रथम कोड के अभिक्रिया का है। अब देखिए हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की जो बात कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। ये रेट है, दर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द के टाइम्स इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर फर्स्ट। एक फर्स्ट पावर के हर इंडिसेस के बराबर हो रहा है। तो ये प्रथम कोड के अभिक्रिया इस ए के वैल्यू के ऊपर कोई निर्भर नहीं है। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये मोलर रेशियो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जिसको ए कहेंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण जो है वो लैब में होगा, यानी प्रयोगात्मक सत्यापन होता है, एक्सपेरिमेंटल नहीं होता। तो आइए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा लिमिट लगाते हैं। लिमिट है क्या कि जब t इज इक्वल टू 0 था तो एट दैट टाइम यह ए मोल रहा, तो ये प्रोडक्ट बना ही नहीं। कुछ समय पश्चात यानी t समय पश्चात इसमें से देखते रहिएगा, ए में से x मोल घटा, मोल के पद में है तो x मोल बना। अब इनमें से ला करके उसी लिमिट को आप यहाँ पर उपयोग करिए इंटीग्रेशन में के रूप में। तो देखिए ये इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं, अभी नहीं इसके बाद लिखेंगे तो वो हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा आगे देखिए क्या होगा, इसको थोड़ा सा और सुधार कर दें, चेंज कर दें। हम डी ए को ऐसे लिखेंगे, डी ए जो चेंज हो रहा है डी ए, और इस ए को जो प्रोडक्ट साइड में है उसको नीचे ले आइए, यहाँ कर दीजिए, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस यहाँ करिए
रेट कांस्टेंट यहाँ कर दीजिए, फिर dt को जो बेस वैल्यू था डिनोमिनेटर में था, हर में था, उसको ऊपर लाया और अब यहाँ पर आप ला करके इंटीग्रेशन का उपयोग करिए तो स्थिति आपकी सही हो जाएगी। देखिए अब यहाँ इंटीग्रेशन हम ला रहे हैं, इंटीग्रेशन उपयोग कर रहे हैं, प्योर इंटीग्रेशन है, केमिस्ट्री कुछ नहीं है। जब t = 0 था तो देखते रहिए, तब उस समय इसकी सांद्रता A मोल प्रति लीटर थी। जब समय t हो गया उस समय इसकी सांद्रता A-x हो गया। ये देखते रहिएगा, यहाँ हम जो उपयोग कर दे रहे हैं वो फर्स्ट टाइप का है, पहले तरह का एक्सप्रेशन है, फर्स्ट टाइप। यहाँ दैट इज जो होगा फर्स्ट टाइप। कई तरह से हम टाइप आपको बताएंगे को जो भी एग्जाम में आपको मिल जाए। फर्स्ट टाइप प्रथम प्रकार का यह है जो हम इस तरह से मान रखे हैं। तो ये स्थिति आपके सामने क्लियर होके आ रही है और ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। आप जानते हो कि 1/x, देखते रहिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx = log होगा, बेस e होगा और x की वैल्यू होगी प्लस c होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये फार्मूला है जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो फार्मूला देखिए, यहाँ पर dA/A है, उसी के जस्ट जैसा है, यानी dx/x है। और इसको आगे अगर हम बढ़ा दें तो बनता क्या है, तो देखिए यहाँ से इसका इंटीग्रेशन वैल्यू जो आ रही है वो इंटीग्रेशन वैल्यू आ रही है log, दैट इज इक्वल टू log LOG। यह log x है, e बेस पे है, x नहीं। क्यों? हमारा तो a है, तो हम यहाँ पर लेकर के आएंगे e का बेस होगा एंड देन यह ऐसे होगा और इसके ऊपर जो हम लिमिट उपयोग कर रहे हैं, देखिए लिमिट लगा रहे हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ आपका a था और इस पोजीशन पर A-x था, उच्च सीमा, और दैट इज इक्वल टू -k टाइम यह dt का इंटीग्रल t होगा और t होगा, तो ये भी आप ऐसे ही बनाइए, लिमिट लगाइए। और यहाँ 0 था, यह t था, इसको सॉल्व किया। पहले ऊपर वाला मान रखते हैं, A-x वाला वैल्यू पहले रखी जाएगी, तब उसके बाद उसमें से a की वैल्यू घटा देंगे। तो देखिए हमारा एक्सप्रेशन बन के आ रहा है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए, ये होगा A-x होगा और इसमें से माइनस log, ये सभी समझ लीजिए ई बेस पे है, 10 बेस पे नहीं है। तो ये स्थिति आ गई एंड देन इज इक्वल टू a होगा और दिस इज इक्वल टू -k और ये t होगा, 0 रखेंगे t की वैल्यू तो वही आ जाएगा। अब यहाँ से एक एक्सप्रेशन आप निकाल भी सकते हैं, देखिए यहाँ से होगा क्या, log e बेस A-x दैट इज इक्वल टू द माइनस, यहाँ देख लीजिए kt प्लस log e बेस a होगा। यह देख लीजिए, ये वैल्यू आपके निकल के आ गई। हम इस एक्सप्रेशन का भी और उपयोग करेंगे कहीं पर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आप समझ लीजिए यहाँ है, और इस इक्वेशन नंबर 1 को हम और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पहले आप आ जाइए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि ये y इज इक्वल टू -mx प्लस c टाइप का ग्राफ है। वो एक लीनियर इक्वेशंस जो बन रहा है वो उसका है, जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता हुआ एक एक्सप्रेशन है, और आप तो मेरे समझ से आप समझ सकते हैं कि कैसे इसका हम ग्राफ बना दें। तो ग्राफ को बनाने के लिए देखिए यहाँ इस तरह से स्थिति लेके आइए, और ये ग्राफ अगर खींच दें तो इसका स्लोप देखें है क्या,
कि स्लोप की जो वैल्यू है इसमें से ले आएंगे तो माइनस में है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, और इंटरसेप्ट लाग जो सी के जगह पर लाग ए है वो पॉजिटिव है। मतलब इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो सीधे ऐसे बन करके आएगा। और इस पोर्शन पर इधर हमारा लाग ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स होगा जो वाई एक्सिस पे होगा, ई बेस पे होगा, यह मूल बिंदु 0 है। और इस साइड में आप टी लिखे हुए हैं एक्स एक्सिस पे। और अगर स्लोप की बारी ही आ रही है तो देखिए यहाँ कट करेगा, और ये जो होगा ये दैट इज नोन एज स्लोप। यह स्लोप कितना होगा तो माइनस ए के बराबर होगा। और ये जो लीनियर इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इसी log x log a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log a सब पर बेस ई है, उसी का ग्राफ है ये, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का ग्राफ है। फिगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ आपका बना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है जो आपके सामने बना हुआ है। इस तरह की स्थितियां हैं। अब आइए इक्वेशन नंबर 1 को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को और क्या किया जा सकता है उस परिस्थितियों में लेकर के हम आए। तो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम, यहाँ लिख रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, हमारे पास क्या होगा तो दैट इज इक्वल टू दो, इसी को हम लिख सकते हैं, देख लीजिएगा यहाँ लाग होगा, और माइनस को इसको हटा दिया मैंने तो लाग ए हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा यहाँ लाग ए माइनस एक्स एंड देन इज इक्वल टू के इंटू टी, माइनस से डिवाइड कर दिया है पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को। और क्या कर सकते हैं इसमें से, तो इसको देखिए लाग हो गया, सभी ई बेस पे होगा, और ई बेस पे जो वैल्यू आ रही है हमारी वह ए हो गई, और ए अपान देखेंगे यहाँ ए माइनस एक्स होगा, दैट इज दिस, और ये इक्वल टू हो जाएगा के इंटू टी। और इसको और आगे हम ले करके आए तो देखिए यहाँ से हम लिख दें तो के इज इक्वल टू होगा 1 अपान टी तो होगा ही होगा, फिर इधर लाग होगा ई बेस पे होगा ए अपान ए माइनस एक्स होगा, ये वैल्यू आपके निकल के आई। और इसी को ही 10 के बेस में अगर हम चेंज कर दें देन इट विल बिकम एज, तब कैसा हो जाएगा, इसमें 2.303 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए और टी से डिवाइड कर दीजिए, ये जो है log 10 बेस पर हो गया, ये प्रारंभिक सांद्रता हो गया, आई बची हुई सांद्रता हो गई। ये इसकी इक्वेशन आपके सामने आ गया, यानी एक एक्सप्रेशन आपके सामने बन कर के आया, और वो देखिए क्या आया, तो दैट इज कॉल्ड के रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, K1 लिख दीजिए। तो ये होने जा रहा है 2.303, ये हो गया टी, कितना समय लगा, और ये हो गया ए अपान ए माइनस एक्स, और ये 10 के बेस पर है। इसको और भी यहाँ से उपयोग कर सकते हैं प्रॉब्लम में, जो प्रॉब्लम बनाए जाएंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, और सभी रेडियो धर्मी पदार्थ जो होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करेंगे। तो ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप 3 जगह पर स्ट्राइक रेट पर ले आ रहे हैं, एक पढ़ेंगे 3 चैप्टर आपका तैयार होगा, फार्मूला यही होगा। और आपको मॉडर्न फिजिक्स में यही पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ लोग पढ़ाते नहीं हैं, ये समझ लीजिए केमिस्ट्री में कंसेप्ट क्लियर, पहले वो चैप्टर केमिस्ट्री में ही था, ये बाद में चेंज होकर के चला गया है वहाँ पर। तो ये स्थिति आपके सामने है। और ये देखिए प्रारंभिक सांद्रता यहाँ लिख दें, अगर हम हिंदी में लिख दें तो ये प्रारंभिक, ये देख ले, ये प्रारंभिक
सांद्रता, ये यहाँ उपयोग हम कर रहे हैं, प्रारंभिक सांद्रता है। एंड देन डिवाइडेड बाई, क्या लिख दें, बची हुई सांद्रता, शेष सांद्रता है, देख लीजिएगा, शेष जो बचा हुआ है वो सांद्रता है। यहाँ पर सांद्रता हम लिख दे रहे हैं, यहाँ सांद्रता होगी, जो रिमेनिंग होगी वह है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन है किसका, रिएक्टेंट का। तो ये स्थिति आपकी बन के आ गई। अब मान लीजिए हमको डिफाइन करना हो कि कैसे हम डिफाइन करें, इसको बताएं किस तरह से, परिभाषा क्या दें। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया यहाँ लिखेंगे, डिफिनीशन हम दे रहे हैं यहाँ पर, देखते रहिएगा। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इस प्रकार, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया जो दर या दर समीकरण में, या ऐसे लिखिए, जिसका ये हटा दे रहे हैं और आसान कर दे रहे हैं, अभिक्रिया जिसका दर है, जिसका दर अभिकारक के, अभिकारक ध्यान में रखिए, हम उत्पाद नहीं ले रहे हैं, अभिकारक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही हम लेंगे, अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात, सांद्रता के प्रथम घात पावर, फर्स्ट इंडिसेज, प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं, कोट की अभिक्रिया कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। ये फिर से अंग्रेजी ज्यादा आसान है, वो क्या कहता, सच टाइप ऑफ रिएक्शन which rates is directly proportional to the first powers of the reactant molecules is called first order reaction। तो आपके सामने ये तो बन ही गया, ये इसका दर नियतांक यहाँ पर आपको बन करके आ गया, दैट इज रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या होगी। तो ये दर नियतांक है, यहाँ पर दर नियतांक या वेग स्थिरांक, दर नियतांक या वेग स्थिरांक, ये यहाँ से बन के आ गया। एक तरह से एक्सप्रेशन जो आपका आ गया वो इस तरह से बन करके आया, ये देखिए, एक एक्सप्रेशन आपके सामने बन करके आ गया, इस तरह से है। दूसरे पार्ट्स पे अगर हम आए, इसी को जो हम उपयोग कर रहे थे, देखिए यहाँ पहले मैं लेके आया था कि फर्स्ट टाइप, उसी को हम सेकंड टाइप में लेकर के आ रहे हैं। सेकंड टाइप में क्या होना है, इसी को ही एकदम सेम, इसमें उतना समय नहीं देंगे हम, तो ये सेकंड टाइप एक्सप्रेशन में इसको किस तरह से ले आइए। जैसे ए मोल ए है और ये अभिकारक प्रोडक्ट में बदल रहा है, PRO प्रोडक्ट उत्पाद बना रहा हो, तो इनको हम कुछ लिमिटेशंस लगा रहे हैं। लिमिटेशंस क्या था कि सपोज दैट T = 0 पर इसकी सांद्रता C0 थी, देन आफ्टर T टाइम इसकी कंसंट्रेशन CT हो जा रही है। CT मीन्स होगा C0 में से X सब्ट्रैक्ट किया गया, X मोल घटा है, तो X गया कहाँ, ये प्रोडक्ट का निर्माण में चला गया है। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ऐसा आया मान लीजिए। तो इनका रेट ला अगर लिखेंगे, रेट ला क्या होगा,
तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में होगा माइनस, देखते रहिएगा, dA अपॉन dt इज इक्वल टू, जैसे लिखते हैं वही लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर फर्स्ट, यह लिख दीजिए। अब इन्हीं को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो dA अपॉन डी, देखते रहिएगा, A होगा और दैट इज इक्वल टू द माइनस के बाहर कर दे रहे हैं, यहाँ dt कर दिया और इंटीग्रेशन हमने लगा दिया, इंटीग्रेशन साइंस इस पे उपयोग कर दिया। इंटीग्रेशन साइंस हम जो उपयोग कर रहे हैं देख लीजिए, यहाँ से दैट इज दिस, इसको यहाँ लगा दिया। जब 0 था समय तब ये C0 था, जब समय t रहा उस समय इसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन Ct हो गई, और जब ये Ct हो गई तब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। हम फाइनल एकदम रिजल्ट दे रहे हैं, लाख की वैल्यू समराइज करके, उतना नहीं लिखेंगे, एकदम उसी के ही जैसा होगा। तो देन log E बेस दैट इज इक्वल टू, ये देखते रहिए, यहाँ से पहले हम जो वैल्यू रखेंगे वो होगा Ct एंड देन इज इक्वल टू अपॉन C0 इज इक्वल टू द माइनस K इंटू टी। और इस माइनस K इंटू टी को आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस माइनस को हटा रहे हैं, जो माइनस है K के सामने माइनस है उसको हटा रहे हैं, तो ये उलट जाएगा और एक्सप्रेशन हम यहाँ दे रहे हैं इसके साइड में, ये K इज इक्वल टू जो आ रहा है यहाँ पर, K इज इक्वल टू, देखते रहिएगा, K इज इक्वल टू, हम जो एक्सप्रेशन ला रहे हैं वो R ऐसे लिख दीजिए, KT इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, KT इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये आएगा log E बेस पर C0, या माइनस पे भी ले आइए, एक हम और एक्सप्रेशन आपको देना चाह रहे हैं, माइनस Ct अपॉन C0। ये देखते रहिएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन है। आपको मैं बताया था कि कैसे log को एल्जेब्रिक फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करेंगे log पढ़ाते वक्त। तो जैसे आपने बनाया था कि x इज इक्वल टू था a टू दी पावर x, अगर हो तो log चेंज करेंगे कैसे, तो log x हो जाएगा, a नीचे आ जाएगा, y, सॉरी इसको y लीजिए तो ज़्यादा आसान है, y, ये y कर दें और ये भी हटाइए, तो ये स्थिति log y इज इक्वल टू x हो जाता। उसी तरह से इसको चेंज करिए इसके एक्सप्रेशन में, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये बीज क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लघुगणकीय फलन है। इसको एल्जेब्रिक फंक्शन में यदि हम चेंज करें तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, Ct इज इक्वल टू C, और भी आसान करें क्योंकि हो सकता है आपको अभी नहीं समझ में आ रहा हो, Ct अपॉन C0 इज इक्वल टू होगा E के बेस पर E माइनस K इंटू टी। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यही कैपेसिटर संधारित्र जो आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो यही एक्सप्रेशन है, यहीं से आता है। धारिता किसी के निकालेंगे, यहाँ से यदि समझ गए तो धारिता भी आपके लिए आसान हो जाएगी। यानी Ct इज इक्वल टू हो गया C0 E पर माइनस K इंटू टी। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, दैट इज एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी फलन है, e टू दी पावर x के रूप में है ये। Ct इज इक्वल टू C0 E पर माइनस K इंटू टी। K इज द रेट कांस्टेंट, T इज द टाइम, E इज द एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी है। E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, E को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल है। E की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, यही 2 से और 3 के बीच होती है।
इसी की वैल्यू आप 2.303 लिखते हैं। अब ये ग्राफ जो बन गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का, यानी कोई ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, समझ लीजिए रिएक्टेंट हम लिख दे रहे हैं, रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो रहा है, यानी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है ये, दैट इज दिस, तो उसके केस में इसकी सांद्रता जो है T = 0 पर, T = 0 पर जो है, यहाँ पर देख लीजिए T = 0 पर तो C0 है, और T = T पर यह CT है। तो कितना बचा होगा T टाइम पर, तो C0 - X बचा होगा। यानी पूछ दे कि रिएक्टेंट की मात्रा बताइए, तो रिएक्टेंट यहाँ देख लीजिए, अगर रिएक्टेंट हम A के रूप में लिख रहे थे, रिएक्टेंट अभिकारक, और अभिकारक की सांद्रता अगर हम A से लिख दें, तो यह A की वैल्यू जो होगी वह CT है, इसको हम CT कहेंगे, और ये CT जो होगा वो C0 - X होगा। यह देख लीजिएगा C0 - X होगा, और CT की वैल्यू यदि हम रख दें तो देख लीजिए ये कितने के बराबर हो जा रही है, एक्सपोनेंशियली C0 e पर -k × T के बराबर हो रहा है। अर्थात यहाँ देख लीजिए x कितना वैल्यू निकल जाए, तो हमारी वैल्यू आ रही है C0 - X इज इक्वल टू द C0 e पर -k × T। R इसको ले आइए, एकदम आप समझिए, पूरा आपका कैपेसिटर संधारित्र इसी पर लगना है, सवाल क्वेश्चन इसी पर बनने हैं। X = क्या लिख सकते हैं, देन X = C0 - C0 e पर -k × T, और भी सिंप्लीफाई कर दें तो C0 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 - e पर -k × T। कोई संधारित्र कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग वाला यह केस है, वहाँ x के जगह पर आप Q चार्ज लिख सकते हैं, और C इसकी कैपेसिटर है, तो कितना मात्रा होगा T समय के पश्चात बचेगा कितना, वो आपका यहाँ से निकल करके आ गया, दैट इज X = C0 1 - e पर पावर k × T। ये दैट इज योर एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल है, इम्पॉर्टेंट है, और बहुत माइन्यूट, यानी कहीं पर डिटेल स्टडी की बारी होगी तो आपका ये दिखाएगा, और इस एक्सप्रेशन से आप निकाल सकते हैं। चलिए, यानी ये एल्जेब्रिक फंक्शन, तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकीय फलन होगा, और पुनः इसका ग्राफ आप बनाएंगे, तो कैसे ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन भी यही अगर देख लिया जाए तो ज़्यादा सही है, नज़दीक में ही है हम। तो ग्राफ देखिए आ रहा है, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे। ये ग्राफ है, इधर हमारा CT है जो ऊपर जा रहा है, y एक्सिस पे है, यहाँ 0 मूल बिंदु है, ये आपका T है, ऐसे है। अगर T 0 हो जाए तो ये C0 की वैल्यू हो जाएगी, ये देखेंगे T यहाँ हो जाए तो C0, यानी T0 पर C0, और यहीं से ये घटना आरंभ होगा, और घटेगा क्या, टाइम बढ़ेगा तो CT की वैल्यू घटेगी, टाइम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे CT की वैल्यू घटती जाएगी, और ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियल पुनः यहीं से बनना आरंभ हो जाएगा, दैट इज दिस टाइप। ये ग्राफ आपका, ये देखिए ऐसे ग्राफ जाएगा, ये अंतिम एसिम्पटोट पर जाके टच करेगा, इस तरह का ग्राफ बनता है। देन CT = C0 e पर -k × T, ये
आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट का ग्राफ है, रिएक्टेंट का वो कैसे घट रहा है समय के साथ। तो समय के साथ जो ये घट रहा है, यक्स बन रहा है, देखते रहिएगा यहाँ यक्स आ रहा है, और यक्स आया कहाँ से, तो देखते रहिए यहाँ C01 माइनस ई पर माइनस ए इंटू टी, और इसका ग्राफ पुनः आरंभ हो जाएगा इस तरह से, इसका ग्राफ आपका ऐसा बनना फिर चालू हो जाएगा इस तरह से। ये प्रोडक्ट का ग्राफ होगा, और ये प्रोडक्ट का जो ग्राफ होगा यहाँ से अगर हम लिख दें दैट इज प्रोडक्ट, उत्पाद है, और उत्पाद के ग्राफ की जो सांद्रता होगी वो C0 होगी, 1 माइनस होगा K इंटू टी होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं। तो ये स्थिति आपके बन करके आ गई। ये दूसरे टाइप का, सेकंड टाइप का यह रहा। तीसरे टाइप में कैसे लिख सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम इसी के ऊपर है, ध्यान में रखे रहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पे ही रिएक्शन है, रेडियो एक्टिविटी इसी के आधार पर है, कैपेसिटर इसी के आधार पर है, और ये देखिए केमिकल काइनेटिक भी इसी पर बन रहा है। एक चैप्टर 3 जगह हिटिंग कर रहे हैं, 3 जगह हिट कर रहा है ये, तो 3 जगह हिट कर रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट होइए। थर्ड टाइप हम क्या लें, थर्ड टाइप के एक्सप्रेशन में हम क्या ले रहे हैं, ये देखिए बहुत जनरल इसको मैं बना रहा हूँ। बहुत जनरल क्या है कि ए है, कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, कुछ भी रहे यहाँ ABCD, हमसे कोई मतलब नहीं। ये प्रोडक्ट में बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा, P बना रहा है, उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अब देखिए हम यहाँ लिमिट भी यही लगे हाथ लगा दे रहे हैं। लिमिट T इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर जो सांद्रता रही वो ऐसे न करिए, बल्कि इनको हम इस तरह से कर दें, T इज इक्वल टू T1 पे कह लीजिए। तो सांद्रता इसकी हो गई, ये T1 है, और A माइनस X1 रहा, A माइनस X1 रहा, एंड देन आफ्टर T इज इक्वल टू T2 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन A माइनस X2 हो जाता है। तब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो उसके केस में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप पुनः बनाएंगे तो रेट लॉ यहाँ लिखेंगे, रेट लॉ पुनः आपको बता दें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 3 चैप्टर, इन 3 चैप्टर 3 अध्याय में इसका उपयोग हो रहा है। हाँ, अब देखिए यहाँ से रेट लॉ हम यदि हम लिखते हैं तो देन दैट इज इक्वल टू dA अपॉन dt होगा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस के, सॉरी माइनस नहीं लगाएं क्योंकि माइनस तो हम पहले ही लगा चुके हैं, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A होगा, फर्स्ट पावर पे होगा। और इसको थोड़ा सा सुधार और कर दिए जाएं तो देखिए हम यहीं से लेकर के आ रहे हैं, इस साइड से ज़्यादा हमको एरिया मिल जाएगी लिखने के लिए। देन दैट इज dA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A दैट इज इक्वल टू द माइनस K टाइम, और dt लगा रहे हैं यहाँ पर। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का जो सिंबल हम उपयोग करने जा रहे हैं यहाँ पर, सिंबॉलिक क्या होगा इसका इंटीग्रेशन का, देखिए ये दैट इज दिस, इस टाइप का ये इंटीग्रेशन हम उपयोग कर रहे हैं। तो जब T1 रहा तो कंसंट्रेशन इसमें A माइनस X1 था, ये देख लीजिएगा। जब ये T1 रहा तो ये माइनस X1 था। जब यह T2 टाइम आ गया, एट दैट टाइम इट्स कंसंट्रेशन चेंज एज A माइनस X2, तो ये A माइनस X2 हो जाएगा। अब इसी को ही हम इंटीग्रेट कर दें और सारे वैल्यू रख दें इसके, तो सारे वैल्यू, सारे अपर और लोअर लिमिट यदि हम रख देते हैं तो हम देखिए पूरा एक ही साथ इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। देन दैट इज log E बेस पर होगा। और देखिए सॉल्व की बात अगर कर दिया जाए तो ये होगा A माइनस X2
डिवाइडेड बाई ए माइनस x1 होगा एंड देन इज इक्वल टू द माइनस के ये होगा और यहाँ होगा T2 माइनस T1 होगा। और इसको और भी सिंप्लीफाई कर दिए जाएं तो देन वी हैव, हमारे पास होगा क्या कि k इज इक्वल टू होगा, हम बेस 10 में चेंज भी कर रहे हैं, 1 अपान न कहें बल्कि 2.303 होगा और यहाँ T2 माइनस T1 होगा। ये एक्सप्रेशन आ गया एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड बाई बेस 10 इज इक्वल टू द ए माइनस x1, देखिए माइनस हटाए हैं ऊपर चला गया और ए माइनस x2 आ गया। ये एक्सप्रेशन आपका निकल करके आया। वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह पर इसका उपयोग कर लीजिए और हर जगह पर उपयोग करने का मतलब क्या होगा, ये स्थितियों में कि जो नहीं आएगा उसको आप जीरो कर देंगे। ये देखिए ये एक्सप्रेशन इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर का निकल गया कि जो नहीं आएगा, मान लीजिए x1 नहीं है तो x1 जीरो कर दीजिए, x2 नहीं है तो जीरो कर दीजिए और T2 माइनस T1 यानी हम 10वें सेकंड से लेके 5वें सेकंड में हमको निकालना है या 10वें से 15वें सेकंड में निकालना हो, देन योर एक्सप्रेशन इज दिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपका निकल करके आ गया। सर कौन सा चैप्टर एंड टॉपिक है प्लीज बता दें। चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स है, यहाँ देख लीजिए चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ये चैप्टर का नाम है। हम जब भरेंगे इसको लोड होगा तो लिख देंगे केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक रासायनिक बल गतिकी, काइनेटिक्स है ये, काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी है और उसमें टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसकी बात हम कर रहे हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये स्थिति है। नीतीश क्योंकि लग रहा है कि आज जुड़े हो इसलिए दिक्कत हो रहा है। चौथा चैप्टर का है ये, 4th नंबर ऑफ चैप्टर है। आप अपने अभी एक बार ट्राई करना, बुक्स जो भी होगा या इसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, उसमें भी आप देख लेंगे। तो वो स्थिति है केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें टॉपिक यानी एक तरह से लास्ट वर्जन है। ये जो निकल के आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, K1 इज अ रेट कांस्टेंट। K1 जो हम कहेंगे वो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, दर नियतांक या वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसका निकल करके ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये वैल्यू आ गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के। तो एक बार हम फिर से इसको आरंभ कर देते हैं, शुरू वाले पेज से लेकर के आते हैं। देखिए वहाँ से ये निकल के आ रहा है कहाँ कहाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोट की अभिक्रिया है और यहाँ पर हम इसको उपयोग कर दें, क्या चैप्टर का नाम भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर होगा क्या, यहाँ केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स ये है, काइनेटिक रासायनिक बल गतिकी है चैप्टर, ये दैट इज नोन एज चैप्टर है। सीएच करके हम बना रहे हैं यहाँ पर। टॉपिक्स इसका होगा, यहाँ से जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक क्या है, टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, ये एसटी कर दें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये टॉपिक है उस चैप्टर का जिसके ऊपर बात हो रही है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो रहा है, चैप्टर का नाम रासायनिक बल गतिकी। और अब ये तो टॉपिक जानी गए। तो ये है स्थिति और इसका एक्सप्रेशन हमने लिया था, ये एक सपोज किया था कि ये जो है
अभिकारक है जो उत्पाद में बदल रहा है, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड फार्म किया था। ये इंटीग्रेटेड फार्म कहा जाता है। इंटीग्रेशन यहाँ उपयोग लाया गया। इंटीग्रेटेड फार्म ये लिख दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड, समाकलित फार्म है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी कह सकते हैं, दैट इज दिस। और फिर आगे बढ़ेंगे तो उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। और ये एक्सप्रेशन आपके निकल के आ गया। एक्सप्रेशन ये दर नियतांक आ गया। दर नियतांक होगा क्या फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ से निकाल दिया गया। फिर आइए उसको बताया भी गया यहाँ डिफिनेशन के द्वारा। सेकंड टाइप में हमने इस तरह का उपयोग किया जो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में होगा, और इंटीग्रेटेड इक्वेशन पुनः यहाँ पर आ जाएंगे। समाकलित इक्वेशन होगा, इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, उसी को ही दूसरे रूप में इंटीग्रेशन है। सब के सब ही आप हमसे ज्यादा जानते हैं इसके विषय में। और ये ग्राफ आपके सामने बन करके आ गया दिस। इसके आगे आइए तो थर्ड टाइप में हमने एक जनरल ले लिया, और x1 x2 क्या होंगे यहाँ पर उसके विषय में हमको जानना जरूरी है। x1 x2 क्या है। x1 जो है t1, देखते रहिए यहाँ लिख दें, x1 जो है t1 समय पर मात्रा है, ये क्वांटिटी है, मात्रा है। और x2 जो है वो t2 समय पर मात्रा है। t2 समय पर क्या मात्रा रही है, पर मात्रा, शेष मात्रा नहीं है, ये ध्यान में रखे रहिए। ये दोनों को दोनों कंज्यूम है, प्रोडक्ट में परिवर्तित मात्रा, समय पर उत्पाद में परिवर्तित मात्रा। उत्पाद में यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, उत्पाद में जो परिवर्तित हो रहा है तो उसका एक्सप्रेशन आपके सामने यहाँ से निकल करके आ जा रहा। तो इस तरह से एक तरह से हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के जो एक्सप्रेशन आपके आ गए यहाँ पर वो निकल के आ गए। और भी इसको लिख सकते हैं किस रूप में, फोर्थ टाइप में। अगर फोर्थ टाइप की बात करें, फोर्थ टाइप में ये डायरेक्ट आप उपयोग करिए इस फार्मूले को, फोर्थ टाइप। तो फोर्थ टाइप में अगर यही अभिकारक है, ये है जो पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक्सप्रेशंस के विषय में हम बात करें अगर, वो कैसे निकलेगा फोर्थ टाइप में। तो ये अगर t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर, यहाँ t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ n0 पार्टिकल रहा, पार्टिकल कणों की संख्या के पद में आ गया। और t इज इक्वल टू t पर nt हो गया, और nt मीन्स n0 माइनस x, वही ct0 वाले से। तो ये n क्या है, n0 इज नोन एज प्रारंभिक कणों की संख्या, प्रारंभिक कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कणों की संख्या है, प्रारंभिक कणों की संख्या। कहीं कणों की संख्या दिया हो, अल्फा बीटा गामा की संख्या दिया हो कि अल्फा कण इतना उत्सर्जित हो रहा है। nt इज इक्वल टू जो होगा t समय पश्चात, सीधे रेडियो एक्टिव, मतलब फिजिक्स में उपयोग करने वाला एक्सप्रेशन। t समय पश्चात कणों की संख्या है, पार्टिकल की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी न्यूट्रॉन अल्फा बीटा गामा, ये उसकी संख्या होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर टी टाइम, उसकी संख्या है। और इसको आप रेट ला हम ला रहे हैं, यहाँ से देखिए रेट ला हम डायरेक्ट उपयोग करेंगे, वो एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन नहीं ले आएंगे। तो माइनस dA अपॉन dt, dA अपॉन dt जो लिख रहे हैं k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसी को ही हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तुरंत यहाँ पर, और रिजल्ट भी दे दे रहे हैं। देखिए यहाँ दैट इज दिस इज इक्वल टू, अगर हम लिख दें यहाँ इस माइनस को हम हटा रहे हैं, देखिए प्लस कर दिया, माइनस यहाँ कर दिया, k इंटू टी
और इंटीग्रेशन साइन का उपयोग किया मैंने। इंटीग्रेशन साइन का उपयोग कर दे रहे हैं तो देखिए ये इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं, यह 0 है तब ये n 0 है, जब ये t टाइम है तब उसमें कणों की संख्या nt हो गई और सॉल्व कर दिया, पूरा रिजल्ट आपको दे रखा, तो ये हो जाएगा nt इज इक्वल टू n0 e पर माइनस k इंटू टी। ये एक एक्सप्रेशन सुंदर सा निकल के आया, ब्यूटीफुल, जिसमें आप Ct इज इक्वल टू C0, वो तो कंसंट्रेशन के टर्म में था, और देखिए ये जो निकाल दिया हमने, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में यही एक्सप्रेशन लागू हो रहा है। तो कितने जगह पर ये काम कर रहा है, ये स्थितियां हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन पार्टिकल के संख्या के पद में भी इसको निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होगी वो भी इसके टर्म में निकाल सकते हैं। एक्टिविटी देखिए यहाँ क्रियाशीलता क्या होती है, एक्टिविटी को हम लिखते हैं dA/dt को एक्टिविटी कहते हैं, और इसको भी C से लिखा जाता है, C से। तो ये Ct इज इक्वल टू C0 e पर माइनस k इंटू टी होगा। इन फिजिक्स हम देखते रहिए, आप सब आपको फिजिक्स वाला भी यही खत्म कर रहे हैं। फिजिक्स, इन फिजिक्स, ये पहले केमिस्ट्री में ही था, पुराने बुक 2 साल पहले के देखेंगे तो ये सब फिजिक्स में ही मिलेगा। सर जो NCIG में फोटो भेजा है वो क्लियर नहीं है, प्लीज रीसेंड दी पिक्चर। ओके चलिए इसको देखते हैं। अच्छा वो टेस्ट वाला, ओके चलिए। यहाँ इन फिजिक्स में इसी को हम डीके कांस्टेंट बोलते हैं, डीके कांस्टेंट, क्षय नियतांक वो कहा जाता है, डीके कांस्टेंट कहते हैं, क्षय नियतांक, हिंदी में बोलेंगे क्षय नियतांक, फिजिक्स वाला इसको क्षय नियतांक कहेगा। तो ये स्थितियां आ रही हैं, दैट इज दिस NCIG में। अच्छा ठीक, अभी उसको देखा जा रहा है। हाँ तो ये एक्सप्रेशन आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के निकल करके आ गए, जो पुनः डिफाइन कर दे रहे हैं कि प्रथम कोट की अभिक्रिया वो है जो जिसकी अभिकारक की दर जो है वो अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। अब इस प्रथम कोट के अभिक्रिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो हम आपको कल बात करेंगे उस पर, क्योंकि टाइम आपका फिजिक्स का होने जा रहा है। तो वहाँ हम कल कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में लेके आएंगे। और इस तरह से यहाँ तक जो आपने इसको पेशेंस बनाकर देखा, वो तब तक के लिए सबको थैंक्स, एलाट।